दोस्तों वेलकम बैक टू सैम द स्टडी क्लब। और आज हम बात करने वाले फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसके बारे में पूरी बात करेंगे। बढ़िया चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। लेकिन इससे पहले आपको एक बात बता रहा हूँ, हम लोग बिल्कुल यहाँ लेक्चर नहीं पढ़ रहे, हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। आप मेरी बातें सुन रहे हैं, बढ़िया से सुन रहे हैं। मैं आपको बढ़िया बढ़िया स्टोरी बता रहा हूँ। हम यहाँ बढ़िया से फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, स्टोरी स्लाइड देख रहे हैं, बिल्कुल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, लेक्चर नहीं सुन रहे। क्योंकि लेक्चर सुनने बैठते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। क्योंकि मैं भी लेक्चर सुनता हूँ, मेरा भी दिमाग घूम जाता है। इसी के लिए पहले बता दे रहा हूँ, आप यहाँ कहानी सुन रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रांस सोसाइटी 18th सेंचुरी, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। जैसे अपन फिजिक्स का जैसे चैप्टर अपन बनाते हैं एपिसोड बाय एपिसोड, पार्ट वाइज ऐसा वाला बनाएंगे। तो इसको भी पहले अपन ये टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। फिर आउटब्रेक रेवोल्यूशन में जाएंगे, फिर रिन टेरर में जाएंगे। ऐसे ऐसे करते करते बहुत आगे जाएंगे। तो चलो अभी इतना पढ़ लेते हैं। पहले इस टॉपिक को पूरे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। कम से कम 10 से 20 मिनट लगेगा और इस टॉपिक को हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और बिल्कुल हम कहानी सुन रहे हैं, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। तो चलो अपन अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि हम यहाँ पर कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, लेक्चर नहीं सुन रहे हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आ गया फर्स्ट टेम्पलेट। तो चलो देखते हैं। अब आपको देखो यहाँ दो लोग बैठे दिख रहे हैं। यहाँ पर एक आपको कोई रानी की तरह दिख रहा है और एक राजा की तरह दिख रहा है। आप बोलेंगे अरे ये तो राजा और रानी है करेंगे। तो ये सही में एक राजा और रानी है। तो चलो इसके अब मैं कहानी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ेंगे, मस्त चैप्टर है। किंग ऑफ द फ्रांस लुईस द 16। फ्रांस के एक राजा बने, उनका नाम था लुईस द 16। फ्रांस के एक राजा बने थे, उनका नाम था लुईस द 16। और वो बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। जैसे हम लोग अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे कोई साहू फैमिली से करता है, कोई चंद्राकर फैमिली से करता है। और देखो जैसे मैं सालोमन फैमिली से करता हूँ, ठीक है। जैसे मेरा नाम सामर सालोमन है तो मैं सालोमन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो ये क्या थे, ये बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। और असेंडेड द ट्रोन ऑफ फ्रांस इन 1774। इन्हें फ्रांस की राजगद्दी 1774 में दे दी गई। मतलब अब आप राजा हो, अब आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा मतलब ऐसा टाइप का इनको राजगद्दी थमा दी गई थी। और एट द एज ऑफ 20 ईयर ही मैरिड ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट। जब ये राजा जी जो थे लुईस द 16, जब ये 20 साल के थे तो इनकी शादी करवा दी गई। किससे? ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से। इसको मैरी एंटोनेट को आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि सर लोग कभी कभी पूछ लेते हैं, राजा का नाम पूछ लेंगे, नहीं तो कभी रानी का नाम पूछ लेंगे। तो इसीलिए वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो बढ़िया से। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। The time that Louis XVI ascended the throne, France was going through a financial problem. जब लुईस द 16 जब राजगद्दी में बैठे तो फ्रांस की जो थी प्रॉब्लम ना, तो कुछ अलग टाइप की चल रही थी। मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत ज्यादा। मतलब पैसा की कर्ज और चल रहा था। क्यों चल रहा था, चलो आगे बता रहा हूँ। कर्ज इसी के लिए चल रहा था क्योंकि, चलो इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको बताऊंगा क्यों। फाइनेंशियली France was drained because the war France under Louis XVI had helped the 13 American colony to gain their independence from the Britain. तो ब्रिटेन के चक्कर, आप चलो इसके बारे में बता रहा हूँ। यूरोप का एक देश था ब्रिटेन, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता था। जैसे अभी का सबसे शक्तिशाली देश जैसे अमेरिका है, वैसे उस समय का क्या था, ब्रिटेन था। तो ब्रिटेन क्या था, अमेरिका के 13 कॉलोनी के ऊपर अपना कब्जा जमा के रखा हुआ था। मतलब पूरा हुकूमत था उसके ऊपर, 13 कॉलोनीज के ऊपर। तो हमारे राजा जी ने क्या किया, अमेरिका को मदद किया पैसा देके। कितना, 2 बिलियन लिवरे देके मदद किया कि जब जैसे आपका यहाँ पर पूरा जैसे वॉर खत्म हो जाएगी ब्रिटेन और अमेरिका की, तो आप पैसा मुझे वापस लौटा देना। तो इस टाइप का मतलब उन्होंने मदद किया था कि अमेरिका और ब्रिटेन की जो लड़ाई चल रही थी उसमें क्या था, ब्रिटेन ने 13 कॉलोनी के ऊपर अपना पूरा कब्जा जमा रखा हुआ था। तो राजा जी क्या किए, अपने दयालु थोड़ापन दिखा दिए, चलो यार इतने मुश्किल में तो मैं मदद कर देता हूँ करके। तो क्या किए, 2 बिलियन लिवरे की मदद कर दी अमेरिका के ऊपर, ठीक है। द वॉर एडेड मोर देन बिलियन लिवरे, ए डेट दैट हैड ऑलरेडी रिजन मोर देन 2 बिलियन लिवरे। तो 2 बिलियन लिवरे की मदद तो कर दिए, लेकिन क्या हुआ, अमेरिका ने उन्हें वापस पैसे नहीं लौटाए। क्यों नहीं लौटाया ऐसा आपके मन में आया होगा। क्या किया, अमेरिकन ने तो पहले हेल्प मान ली, हेल्प मांगने गए लुईस 16 से, और लुईस 16 ने बोले अरे क्या होता है, चलो मैं दे देता हूँ पैसा करके। दे तो दिए पैसा। जब वॉर खत्म हो गई ब्रिटेन और अमेरिका के, तो क्या हुआ,
अमेरिका ने तो बिल्कुल यहाँ से भाग ही लिया, मतलब अब तुम कौन मैं कौन, ऐसा वाला हो गया था। मतलब वो बिल्कुल वापस पैसे नहीं लौटाए। कितने 2 बिलियन लिवरे का क्या हुआ, कर्ज आ गया पूरा फ्रांस के ऊपर। फ्रांस के जेब से 2 बिलियन लिवरे गया, और बाद में जब बैटल खत्म हो गया तो अमेरिका ने पैसे भी वापस नहीं लौटाए। तो ये हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ, फ्रांस के ऊपर 2 बिलियन लिवरे का कर्ज चुक गया। तो उस समय के जो बहुत सारे किंग थे तो उस समय इंटरेस्ट देते जा रहे थे, मैंने सर आपको इंटरेस्ट में आपको पैसे वापस करना पड़ेगा। तो राजा साहब सिर पकड़ के बैठ गए, अरे बाप रे इतना बड़ा कर्ज मेरे ऊपर आ गया है, अब मैं कैसे करूंगा, पैसे कैसे चुकाऊंगा मैं, अब बाकी लोग को कैसे पैसा दूंगा, अब मुझे भी तो मेरे राज घराने को पूरा मेंटेन करना है, मैं ऐसी घर में थोड़ी ऐसे कपड़ा पहन के बैठूंगा। भाई वो भी राजा है, इतने बड़े फ्रांस के राजा, तुमको आर्मी को देखना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज को देखना पड़ेगा, उनके ऑफिसेस को देखना पड़ेगा, इतने सारे लोग को देखना है। उसके बाद उनके महल, इतना बड़ा महल है उनका फ्रांस का, उसको भी मेंटेन करना है अच्छे से। तो सबके तो मनी लगेगा, पैसा लगेगा, कहाँ से लाऊंगा करके। तो वो उसने सोचा कि एक काम करता हूँ, वहां के जितने नॉर्मल पीपल जिन लोग थे उन लोग के ऊपर टैक्स और बढ़ा देता हूँ। अब ये तो गलत बात हो जाती ना। अब आप खुद फंसे हुए हैं, और दूसरे लोग जिन लोगों के ऊपर पहले से टैक्स लगा हुआ है आप और उनके ऊपर टैक्स लगा रहे हो। तो वही इसमें मेंशन किया गया है, टैक्स यू आर इंक्रीज टू मीट रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड यूनिवर्सिटीज को। मैंने बताया आपको यूनिवर्सिटी इतने सारे लोग को मेंटेन करने मनी लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, और उनको और फिर एक और बात लिखी हुई है, एंड द किंग एंड द क्वीन यूज टू पार्टी इंस्टेड एंड क्रिएटिंग द सिचुएशन। तो क्या किया, अब लुइस द 16 को, और लुइस द 16 क्या कर रहे हैं, टैक्स बढ़ा दिया पूरा। अब टैक्स बढ़ाने से क्या हुआ, जो वहाँ के नॉर्मल पीपल थे सब बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। और इनका क्या है, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत कर दिए कि आप भाई आप फंसे हुए 2 बिलियन लिवरे में, बाकी जितने नॉर्मल पीपल उनके ऊपर आप पहले से टैक्स लगाए रखे और टैक्स बढ़ा दियो, और आप यहाँ मजे कर रहे हो। और यहाँ पर आप मजे कर रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर मैरी एंटोनेट यहाँ पार्टी अटेंड कर रही है, सब कर रही है। किसके पैसे जा रहे हैं, आपका पैसा थोड़ी जा रहे हैं, यहाँ जितने नॉर्मल पीपल थे उन लोग का पैसा जा रहा है। तो इसमें इतने में इस बात को पूरा मेंशन किया गया है। चलो और आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ देखो एक यहाँ बढ़िया फोटो दी गई है। अब यहाँ देखो 2 लोग बैठे हुए हैं और एक नीचे में एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है। अब देखो एक आदमी बैठा हुआ है, इसके यहाँ पर गले में क्रॉस का निशान है, मतलब क्रॉस का निशान नहीं है, क्रॉस का एक लॉकेट पहना है इन्होंने। और उसके जस्ट बाजू में एक तलवार रखा हुआ एक आदमी भी है। और ये और एक नीचे में देखो एक बूढ़ा आदमी है, और इन 2 जवान लोग के नीचे बूढ़ा आदमी बैठा है। तो ये फोटो क्या दर्शा रहा है कि कैसे अमीर लोग कैसे गरीबों के ऊपर अपना राज जमा रहे हैं, कैसे उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। तो ये पूरा इसमें मेंटेन किया गया है। तो अब फ्रांस की जैसे देखो यहाँ पर पहले तो क्या चलता था, पहले बहुत सारे स्टेट्स चलते थे, 3 कैटेगरीज में फ्रांस डिवाइड था। चलो यहाँ 18th सेंचुरी फ्रांस सोसाइटी ओल्ड रेजिम, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। फ्रांस जो था ना वो 3 कैटेगरी में डिवाइड था। मतलब पहले फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी ग्रुप वाले, सेकंड स्टेट में आते थे नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट में आते थे एवरीवन एल्स। मतलब फर्स्ट, फिर अब इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ क्या होते हैं। फर्स्ट स्टेट में जो आते थे वो थे क्लर्जी ग्रुप वाले। क्लर्जी ग्रुप में कौन आता था, पर्सन इन्वेस्टेड विथ ए स्पेशल फंक्शन इन द चर्च एक्सपेंडेड फ्रॉम द टैक्स एंड प्रिविलेजेस बाय द बर्थ। अब उन लोग फर्स्ट स्टेट में उन लोग आते थे जो चर्च में काम करते थे, मतलब चर्च में रहते थे, जो पैदा होते साथ भी उनको पावर रहती थी, मतलब वो बड़े राज कराने में, मतलब चर्च वाले ग्रुप में पैदा हुए थे तो उसकी एक पावर रहती थी उनके पास। तो वो आते थे फर्स्ट स्टेट में। और सेकंड स्टेट में उन लोग आते थे हाई रैंकिंग लोग, फैमिली मैन, कोर्ट, रॉयल रिलेशन, देयर फर्टेड एंजॉय फ्यूडल प्रिविलेजेस। अब यहाँ नोबिलिटी में कौन कौन आता था, राजा के पूरे खानदान के लोग, राजा जिन लोग बहुत बड़े बड़े उसमें रहते, पोस्ट में रहते हैं ना, जैसे कलेक्टर हो गए, आपके बड़े बड़े आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स हो गए, और आपके राजा के फैमिली के बहुत लोग हुए। तो ऐसे ऐसे बहुत लोग। क्लर्जी में कौन आते थे, चर्च डिपार्टमेंट के जितने लोग आते थे उन लोग क्लर्जी ग्रुप में आते थे। और नोबिलिटी में राजा के घराने के हाई रैंकिंग लोग, जिन लोग का फुल रैंक चल रहा है, बढ़िया बड़े बड़े लोग आते थे, तो उन लोग आते थे हाई रैंकिंग में, उन लोग को बोलते हैं नोबिलिटी। अब क्लर्जी वाले कौन थे, अब ये देखो यहाँ पर क्रॉस वाला जो लॉकेट जिन्होंने पहना है ना वो क्लर्जी वाले ग्रुप को दर्शा रहे हैं, और यहाँ जिन्होंने तलवार पहना हुआ है ना वो थे नोबिलिटी, राजा घराने के अलग से दिख रहे हैं, और ये चर्च ग्रुप वाले अलग से दिख रहे हैं। तो ये देखो ये दोनों का डिफरेंस है। और थर्ड में आते थे एवरीवन एल्स। फ्रांस की जितनी सोसाइटी थी उसमें 10% लोग ही बस
नोबिलिटी और क्लर्जी में आते थे, तो बाकी 90% जितने लोग थे वो सब नॉर्मल पर्सन में आते थे, जैसे डॉक्टर हो गया आपका, पीजेंट्स हो गए, लेबर हो गए, और क्या क्या होते हैं जैसे आपके कॉबलर्स हो गए, मतलब छोटे रैंकिंग के, मतलब जिन लोग की ज्यादा हाई वाई वो कैटेगरी के नहीं रहते, उन लोग थर्ड स्टेट में आते थे। तो थर्ड स्टेट में किन लोग आते हैं, देखो जो अभी ये बुजुर्ग और दिख रहे हैं ना ये अंकल, वो थर्ड स्टेट को दर्शा रहे हैं। थर्ड स्टेट में वो जैसे आम लोग, जैसे मैं आम हूँ, वैसे बहुत सारे आम लोग, जैसे डॉक्टर हो गए, डॉक्टर भी आम है, वैसे हाई रैंकिंग लोग नहीं, डॉक्टर आम में, जैसे डॉक्टर आम हो गए यहाँ के जितने इलेक्ट्रिशियंस, कॉबलर, पीजेंट्स, लेबर, उन लोग आते थे एवरीवन एल्स में। तो चलो आगे बढ़ते। प्रिविलेजेस कॉमन पीपल इन ओल्ड रिजिम। ओल्ड रिजिम क्या होता है? ओल्ड रिजिम का डेफिनेशन आपको हर स्कूल में यही बताते हैं। ओल्ड गवर्नमेंट बिफोर 1789 यूजली यूज्ड टू डिस्क्राइब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी इन द फ्रांस बिफोर 1789 में। ये डेफिनेशन आपको स्कूल में हर जगह पढ़ाते हैं, इवन मेरे स्कूल में भी यही वाला डेफिनेशन पढ़ाते हैं। तो चलो इसको बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले बता दिया ओल्ड रिजिम क्या होते हैं। अब देखो यहाँ लिखा है पीजेंट्स वेयर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड, मतलब सबसे ज्यादा दबाव में पीजेंट रहते थे। क्यों? क्योंकि पीजेंट को अपने लैंड लॉर्ड जितने रहते थे उन लोगों को सबका काम करना पड़ता था, चाहे वो आपका घर का पानी भरवाए तो भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप छोटी रैंक के लोग हो, आप थर्ड स्टेट के लोग हैं, वो फर्स्ट स्टेट के क्लर्जी ग्रुप वाले थे और आप थर्ड स्टेट के ग्रुप हो, थर्ड स्टेट के ग्रुप के लोग हो, तो आपको करना पड़ेगा। तो पीजेंट जो थे उन्हें भले वो आपसे आपका घर का पानी भरवाए, आपके घर का काम करवाए, तो आपको तो भी आपको करना पड़ेगा। तो ये ऐसा रहता है। अब यहाँ पर चलो क्या होता था, यहाँ पर 2 टैक्सेस लगता था। पहले तो आपको राजा का तो मैं बता दिया, राजा अलग से टैक्स लगा रहा था, लेकिन उससे पहले 2 टैक्स और लगता था यहाँ। तो देखो यहाँ 2 टैक्स किससे तरफ लगता था? द चर्च एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ द टैक्सेस कॉल्ड टीथेस फ्रॉम द पीजेंट्स। अब देखो चर्च एक टैक्स लगाता था, उसका नाम था टाइट्स। टाइट्स भी बोलते हैं, टीथेस भी बोलते हैं। टाइट्स जो था वो चर्च लगाता था, सीधा पूरे लैंड वैंड सब में पूरा चर्च पूरा वो लगाता था टैक्स। चर्च याद रखना है आपको, जैसे आपको बोलेंगे ना चर्च किसमें टैक्स लगाता था, तो आपको तुरंत क्या आ चाहिए? टाइट, टीथेस लगाता था चर्च, ठीक है। और एक और स्टेट और एक और लगता था टैक्स। थर्ड स्टेट ऑल्सो हैड टू पे टैक्सेस ऑफ द स्टेट। दिस इंक्लूड डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टाइले एंड नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच आर लीव टू आर्टिकल्स एवरीडे कंज्यूमशन लाइक सॉल्ट एंड टोबैको। अब देखो एक और टैक्स लगता था, वो लगाता डायरेक्ट स्टेट, मतलब डबल ऑपरेशन चल रहा था। डबल ऑपरेशन के साथ राजा भी ऑपरेशन लगा रहा था। राजा ऑपरेशन लगा रहा था मतलब राजा भी अलग टैक्स लगा रहा था, चर्च अलग लगा रहा था, और स्टेट डायरेक्ट गवर्नमेंट भी लगा रहा था, मतलब डबल ऑपरेशन चल रहा था फुल। तो वहाँ की जो फ्रांस की जो नॉर्मल लोग थे उनके ऊपर क्या हुआ, भयानक बर्डन आ गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि अब इतना राजा अलग टैक्स लगा रहे हैं, चर्च वाले लोग अलग टैक्स ले रहे हैं, और फिर स्टेट अलग, गवर्नमेंट अलग टैक्स लगा रहे हैं। तो उन लोग क्या थे, बहुत ही ज्यादा बर्डन में आ गए कि अब कैसे करेंगे। और फिर तड़का वहां और लगता है, फिर स्टार्ट होता है स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब देखो जैसे जैसे फ्रांस की क्या हो रहा था, यहाँ जैसे टैक्स पटाते जा रहे थे, टैक्स पटाने से क्या हो रहा था, जो फूड ग्रेन जो था वो भी बहुत कम होते जा रहा था। मतलब फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे बहुत बढ़ते जा रही थी, उस हिसाब से जो फूड ग्रेन जो हो रहा था वो उस हिसाब से ज्यादा नहीं हो रहा था। मतलब उसको एग्जाम्पल धीरे से बता रहा हूँ शांति से। मतलब पॉपुलेशन तो बढ़ते जा रही थी फ्रांस की स्पीड में, लेकिन जब वहाँ की जो फूड ग्रेन, मतलब वहाँ जितनी वहाँ खाने की प्रोडक्शन वो बहुत धीरे धीरे मतलब कम थी। और क्या हो रहे थे, फ्रांस की जितनी सोसाइटी थी वो तो बढ़ते जा रही थी बहुत, लेकिन फूड ग्रेन था वो तो कम हो गया। फिर क्या हुआ, और उसमें क्या हुआ, ब्रेड की भी लोग खाने के लिए मर रहे थे कि ब्रेड भी, फ्रांस की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई थी, और क्या हुआ, फूड ग्रेन की तो बहुत ज्यादा ही दिक्कत चल रही थी। और क्या हुआ, एक दिन और ऊपर तड़का और ये लग गया कि उस दिन क्या हुआ, उस समय और क्या हो गया कि ओले गिर गए और फसल पूरी बर्बाद हो गई। तो डबल तड़का, ट्रिपल तड़का, क्या बोलो आप, सब लग गया। फ्रांस की पॉपुलेशन तो बढ़ते जा रही है, लेकिन फूड का जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पा रहा है, कम हो रहा है। तो कैसे करेंगे, तो स्ट्रगल टू सर्वाइव में पूरी बात की गई है। और चलो अब और आगे पढ़ते हैं। अब आता है सब्सटेंसेस क्राइसिस। सब्सटेंसेस क्राइसिस क्या होता है, हिंदी में पहले बोलता हूँ, बताता हूँ क्या होता है। रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ाई। यहाँ इसका एक डेफिनेशन भी है, ए एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन ऑफ लाइवलीहुड आर इंटीग्रेट
मतलब रोटी कपड़ा मकान की मतलब बहुत ही ज्यादा वहाँ पर कमी होने चालू हो गई। खाने के लिए तो वो ज्यादा खाना तो बहुत ही कम मिल रहा था वहाँ पर, खाने की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हो गई थी, तो वो इसमें बताया गया है। तो इसको आप भी याद कर लेना, सब्सटेंस क्राइसिस को भी आप याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ऐसे में क्या हो रहा था, इतना सब चलते में तो क्या हो रहे थे, मिडिल क्लास लोग की एक लेयर बनते जा रही थी। मतलब मिडिल क्लास, जिन लोग थोड़े पढ़े लिखे भी थे, थोड़े उनके पास अक्ल भी थी, और वो मतलब थोड़ा मतलब जानते भी थे और बहुत ज्यादा काम भी करते थे। मतलब थोड़े मतलब थर्ड स्टेट्स के ही थे उन लोग, लेकिन उन लोग के पास समझदारी भी थी, अच्छी नौकरी भी थी और अच्छा दिमाग भी था बढ़िया। तो वो तो मिडिल क्लास पॉपुलेशन बढ़ते जा रही थी, और मिडिल क्लास पॉपुलेशन लोग ने बोला और कि ये तो बहुत गलत हो रहा है यार, राजा बहुत गलत कर रहे हैं। मिडिल क्लास पॉपुलेशन में कौन कौन आते थे, लॉयर्स आते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव आते थे, ऑफिशियल्स आते थे। इन लोग क्या थे, इन लोग एडुकेटेड थे, मतलब इन लोग ने पढ़ाई भी की थी थोड़ी सी, के पास दिमाग भी था और अच्छे अच्छे पोस्ट में थे। इन लोग थर्ड स्टेट के ही थे ना सब। तो इन लोगों को लगा अरे यार इन लोग तो बढ़िया लग रहे हैं, ये राजा तो बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं कि हम लोग के साथ कि आपको बर्थ से आपको वो मिलनी ही नहीं चाहिए करके, राजा तो बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं करके। तो जो इसमें बताया गया है, इसमें लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, दे वेयर ऑफिशियल, ये सब बताया गया है इसमें बहुत बढ़िया से। आपको इसके पूरे स्टार्ट में यही बताया गया है। तो इसमें इन लोगों को लगा कि राजा तो बहुत ज्यादा ही गलत कर रहे हैं करके, कि ऐसा आपको बर्थ से आपको ये एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए कि जो राजा के खानदान का पैदा हुआ उसी को ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ फिर इसमें इन लोग को ऐसा लगने के बाद क्या हुआ, फिलोसफर्स आ गए बहुत सारे। फिलोसफर्स में कौन कौन आते थे, जो बहुत ज्यादा चर्चा, जिन लोग ज्ञानी लोग थे, जो ज्ञान बांटते थे, उन लोग को फिलोसफर्स बोलते हैं। तो उन लोग भी फैलाने लगे बात को कि ये तो राजा बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं करके, कि हर जगह राजा गलत 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 काम कर रहे हैं, क्योंकि राजा टैक्स बढ़ा रहा है और आप यहाँ पर बचपन से कोई किसी को भी एडवांटेज, पैदा होते साथ एडवांटेज मिलना बहुत ही ज्यादा गलत है। कि आप अपने खुद के दम पर काम करो, आपको उसका एडवांटेज मिलना चाहिए ना, कि पैदा होते साथ भी आपको एडवांटेज मिल गया, आपको टैक्स नहीं पटाना ना कुछ करना है, ऐसा तो ये गलत है। तो फिलोसफर जो थे वो ये बात को पूरे तरीके से फैलाना चालू कर दिए, पूरे जगह फ्रांस में लोग फैला दिए कि राजा जो है बहुत ही ज्यादा गलत कर रहा है, ऐसा राजा को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये पूरे बात धीरे 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 फ्रांस में पूरे फैलने चालू हो गई। चलो और आगे बढ़ते हैं। और स्प्रेड फिलोसफर, फ्रांस के फिलोसफर पूरे दुनिया में अभी भी मशहूर है। और आप अमेरिका का भी जाएंगे तो वहाँ के जो लोग ज्ञानी लोग हैं उन लोग से आप बात करेंगे फिलोसफर से, तो आपको फ्रांस के फिलोसफर की थोड़ी बहुत झलक दिखेगी। तो ये इसमें मेंशन किया गया है, फ्रेंच फिलोसफर वेयर सो इन्फ्लुएंशियल दैट द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाले में आपको ये मेंशन किया गया है कि अमेरिका में आप यदि गएंगे, ये अभी कहानी से रिलेटेड नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप यदि अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ के फिलोसफर से आप यदि बात करेंगे तो उनकी झलक आपको फ्रांस के लोगों से थोड़ी मिलती हुई मिलेगी। तो चलो फिर से वापस आते हैं टॉपिक में। तो ये जो फिलोसफर जो फैलाते जा रहे थे ये बात को कि राजा पढ़ाते जा रहे हैं टैक्स को, 2 बिलियन लिवरे का इसके ऊपर कर्ज लग गया है और ये हम लोग से वसूल रहे, तो ये गलत हो गया। तो जैसे फैलाते जा रहे थे लोग फिलोसफर, तो ये कहाँ फैल रहा था, सैलून्स में, कॉफी हाउसेस में, बुक एंड न्यूज़पेपर में पूरे तरीके से फैल जा रहा था अच्छे से। अब यहाँ देखो 3 खिलाड़ी लोग की एंट्री होती है जिन्होंने मेन तड़का लगाया रहता है इसमें बहुत अच्छे से। फर्स्ट आते हैं जॉन लॉक, जो अपने बुक में बहुत अच्छे से मेंशन किया है, उनके बुक का नाम है, ये तो आप बहुत अच्छे से याद कर लो जॉन लॉक के बारे में, क्योंकि ये हर स्कूल के हर टीचर इसके बारे में पूछते हैं। क्योंकि आपसे पूछ देंगे जॉन लॉक कौन सी बुक लिखा है, या रूसो कौन सा बुक लिखा है, या मॉन्टेस्क्यू कौन सा बुक लिखा है, तो ये ऐसा पूछ देंगे। तो आपको बुक के नाम भी याद रहना चाहिए, फिलोसफर्स के भी नाम रहना चाहिए। तो जो फिलोसफर फैलाते जा रहे थे उसमें 3 फिलोसफर्स थे जो बहुत ज्यादा फेमस थे पूरे फ्रांस में। तो वो फर्स्ट फिलोसफर थे जॉन लॉक, जो ये बात को फैला भी रहे थे और इन्होंने एक बुक भी लिखी, द 2 ट्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट। तो ये इन्होंने अपने बुक में ये मेंशन किया, ही रिजेक्टेड डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एज एब्सोल्यूट राइट टू मोनार्क। मतलब किसी को भी बचपन से एडवांटेज, राजा को क्या आपको हक थोड़ी है राजा को कि आप कभी भी टैक्स बढ़ा देंगे, ये कर देंगे। राजा को भगवान मानना, राजा को डिवाइन मानना कम करो, राजा को भगवान मानना कम करो, वो भी हमारे तरह एक नॉर्मल पीपल है। तो इन्होंने अपने फर्स्ट बुक 2 टेरिटरीज में और गवर्नमेंट पे मेंशन की थी। और अब एक और आते हैं रूसो, पहले मैं रोसो बोलता था, रोसो नहीं है, इनका नाम रूसो है। तो ये इन्होंने भी एक बुक लिखी, उनका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने लिखा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में तो डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट में भी इन्होंने बताया प्रपोज्ड फ्रॉम ए गवर्नमेंट बेस्ड इन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए और सबको बड़ी अपनी सोच को वो करने की, मतलब मेरे को शब्द नहीं मिल रहा है, सोच बताने की वो रहना चाहिए करके, कि आप किसी की भी पावर को मान रहे हो, राजा आपके ऊपर कुछ भी हुकूमत जमा रहा है आपको मानना पड़ेगा, ये नहीं, सबको अपनी अधिकार है, सबको वोट डालने का अधिकार है, सबको अपना काम करने का अधिकार है, आप कभी भी किसी का वोट नहीं बढ़ा सकते। तो ऐसा वाला इस बात को रूसो ने लिखा। और मॉन्टेस्क्यू भी एक थे, उन्होंने अपने बुक में लिखा द स्पिरिट ऑफ द लॉ, स्पिरिट ऑफ लॉ द बुक का नाम है ये, द स्पिरिट ऑफ लॉ। ये अपने बुक में इन्होंने मेंशन किया कि पावर राजा के पास नहीं रहना चाहिए, राजा के पास पावर नहीं रहना चाहिए, अपन एक ऐसा वो बनना चाहिए, मतलब एक ऐसी पावर बनना चाहिए जो आपकी पूरी तरीके से मतलब देखे कि जो लॉ बनाए, जो मतलब कानून बनाए, और एक देखे कि कानून का पालन हो रहा है कि नहीं, और एक देखे कि कानून की जो कानून तोड़ रहा है उसको सजा दे। इस टाइप का लॉ बनाने के लिए मैं अपने बुक में मेंशन किया था मॉन्टेस्क्यू थे। तो इन 3 फिलोसोफर की बात की गई है। तो आज के अपन लोग आज इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे तो और है नहीं, तो आज इतना पढ़ेंगे। होप करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। सेकेंड एपिसोड में हम पढ़ेंगे बढ़िया इसके आगे का, और द आउटब्रेक रिवोल्यूशन है। इसके बाद तो अपन लोग ने द 18th सेंचुरी वाला को तो पूरा कंप्लीट कर लिया। अब द आउटब्रेक रिवोल्यूशन है, उसको भी अपन करेंगे बहुत अच्छे से। तो आपको क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। आज के लिए बस इतना ही।